हम लोग बात करेंगे चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स की और पहला दिमाग में क्वेश्चन आता है ये केमिकल काइनेटिक्स क्या चीज होती है। तो हमने अगर इस इंक्लाइन प्लेन की बात करें और यहां पर मान लीजिएगा आपने एक ड्रॉप लगा दी और मैंने कहा कि ये पर्टिकुलर ड्रॉप नीचे जाने की ट्राई कर रही है। मैंने कहा ये ड्रॉप किसकी है, तो आप ये मान लीजिएगा ये वाटर है या हनी है और इसका वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि ये नीचे जाना स्टार्ट करने लगा। मैंने कहा अगर ये पर्टिकुलर नीचे जा रहा है तो एनर्जी में चेंज होगा और अगर एनर्जी में चेंज होगा तो बोलूंगा चैप्टर का नाम होगा थर्मोडायनेमिक्स। ये पर्टिकुलर ड्रॉप कितनी स्पीड से नीचे जाएगी ये बताएगा रेट, और रेट का मतलब चैप्टर स्टार्ट होगा केमिकल काइनेटिक्स। ध्यान रखें दो अलग अलग चैप्टर हैं, एक बोलता है एनर्जी की बात और दूसरा बोलता है स्पीड की बात। एनर्जी की बात करेंगे किसी रिएक्शन के लिए तो चैप्टर का नाम थर्मोडायनेमिक्स, कितनी फास्ट होगा इसकी बात करेंगे तो चैप्टर का नाम होगा केमिकल काइनेटिक्स। तो अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स की बात करने लगूं तो मेरे पास केवल 3 रिएक्शन पॉसिबल होती हैं। हमने कहा कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, तो हमने कहा सबसे पहली आपकी होती है वेरी फास्ट रिएक्शन, और वेरी फास्ट रिएक्शन का मतलब कई बार लोग इसको इंस्टेंटेनियस रिएक्शन भी बोल देते हैं। हमने कहा ऐसी कौन सी रिएक्शन है, तो हमने कहा चलेगा मान लीजिएगा आपने एक लिया NaOH और इसमें आपने लिया HCl। जैसे आपने इन दोनों को मिलाया तो एक स्ट्रॉन्ग और दूसरा आपका स्ट्रॉन्ग, एक एसिड और एक बेस, तो रिएक्शन तुरंत होगी और तुरंत होने के बाद कुछ सेकंड के अंदर ही अंदर ये बन जाएगा आपका NaCl और ये बन जाएगा आपका H2O। और अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करने लगूं तो मैं बोलूंगा ये पर्टिकुलर जो आपका यहां पर अगर आप कंसंट्रेशन की बात करने लगे NaOH की, चूंकि आपने NaOH में HCl डाला था, तो जो रिएक्शन होगी वो पर्टिकुलर अगर ये वर्टिकल लाइन देखा जाए तो मैं बोल सकता हूं कि बहुत ही नेग्लिजिबल टाइम में केमिकल कम होना स्टार्ट कर दिया। अगर एक पर्टिकुलर रिएक्शन में किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन सडनली कम हो जाए और टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा कम हो तो मैं बोलूंगा ये रिएक्शन हो चुकी है वेरी फास्ट। और केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग कभी भी वेरी फास्ट रिएक्शन को कवर नहीं करते। हमने कहा और कोई रिएक्शन, मैंने कहा हाँ सेकंड नंबर की अगर बात करने लगे तो सेकंड आपकी होती है वेरी स्लो रिएक्शन। तो उन्होंने कहा कोई ऐसी रिएक्शन जो जरूरत से ज्यादा स्लो होती है, तो मैंने कहा ठीक है आपने कार्बन पर O2 डाला लेकिन इस एरो के ऊपर लिख दिया रूम टेम्परेचर। क्या रूम टेम्परेचर पर कार्बन खुद जलना स्टार्ट हो जाएगा? बोलूंगा नहीं होगा। तो मैं बोलूंगा हाँ ये होगा लेकिन इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा और इनफाइनाइट टाइम के बाद केमिकल बनेगा CO2। बताएगा ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर वेरी स्लो है। मैंने कहा ग्राफिकली समझाइएगा, तो उन्होंने कहा ग्राफिकली का मतलब हो गया कि अगर आप कोई भी रिएक्टेंट लेते हैं कार्बन, अभी के लिए तो मैं यहां पर कंसंट्रेशन लिख रहा हूं और यहां पर आपका टाइम, और अगर ये हॉरिजॉन्टल आपका बना हुआ है लाइन तो मैं बोल सकता हूं यहां से स्टार्ट किया था, कई साल के बाद आप यहां पर आ गए, तो क्या आपका कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है? रफली कंसंट्रेशन सेम बनी हुई है, तो बोलूंगा बहुत ज्यादा लंबे टाइम इंटरवल के बाद भी कंसंट्रेशन में चेंज नहीं हुआ। और अगर कंसंट्रेशन में चेंज नहीं हुआ तो ये हो गई आपकी वेरी स्लो रिएक्शन। ऐसी रुकी रुकी रिएक्शन को भी हम लोग कवर नहीं करते। तो केमिकल काइनेटिक्स में ना तो वेरी फास्ट रिएक्शन आएगी ना ही वेरी स्लो रिएक्शन आएगी। और हम कहेंगे पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 आपका आएगा मॉडरेट रिएक्शन, जो बोलता है ना तो वेरी फास्ट हो ना वेरी स्लो हो। मैंने कहा कोई एग्जांपल, तो मैंने कहा चलेगा अगर मैं एग्जांपल की बात करने लगूं तो H2O2 रूम टेम्परेचर पर ही ब्रेक होता है और बनता है आपका H2O और बनता है आपका हाफ O2। और मैंने अगर इसका ग्राफ ऑब्जर्व किया तो पता चला कि अगर ये H2O2 की कंसंट्रेशन और ये आपका टाइम है तो ना तो ये पर्टिकुलर लाइन हॉरिजॉन्टल की तरफ जाएगी ना ही ये लाइन आपकी वर्टिकल की तरफ जाएगी, और जो एक्चुअल में ग्राफ बनेगा वो कहीं ना कहीं कुछ इस टाइप का बनेगा। इसका मतलब ना तो वेरी फास्ट और ना ही वेरी स्लो। तो हम लोग इस टाइप के रिएक्शन को स्टडी करेंगे और चैप्टर का नाम होगा केमिकल काइनेटिक्स। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे रेट की और कितने टाइप के रेट्स होते हैं।
कुछ लोग बोलेंगे 4 होते हैं, कुछ लोग बोलेंगे 5 होते हैं। अभी के लिए मैं केवल 2 की ही बात करूंगा, जो कि रहेंगे इंस्टेंटेनियस और दूसरा रहेगा आपका एवरेज। तो हमने एक सिंपल रिएक्शन ली, मान लीजिएगा कि आपका कोई केमिकल ए से आपका प्रोडक्ट बी बन रहा है। क्या बोलते हैं, टाइम के साथ में ए केमिकल कम होगा और बी केमिकल लगातार प्रोड्यूस होता जाएगा। एग्जाम्पल पहला है, तो मैंने ये मान लिया कि पर्टिकुलर 1 मोल से 1 मोल ही क्रिएट हो रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में मैं ये भी देखूंगा कि कई बार A gives 2 भी लिखा जाएगा, कई बार A gives 5 भी लिखा जाएगा। बाद में हम चीजें उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। हमने कहा रेट की अगर बात करने लगे तो मैंने सबसे पहले एक आपका ग्राफ बनाया और आराम से आप देखते रहिएगा। यहां पर आपने लिखा अभी के लिए कंसंट्रेशन और यहां पर आपने लिखा टाइम। अगर मैं बात करने लगूं इस पर्टिकुलर ए की, तो क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग में ए केमिकल सबसे ज्यादा होगा और बी केमिकल आपका 0 होगा। अगर ये जो ए केमिकल है, अगर ये लगातार आपका कम होता है, तो मैं क्या पूछता हूं, सेम पर्टिकुलर पॉइंट पर जो बी केमिकल होगा वो आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कंसंट्रेशन हुआ बी का और ये कंसंट्रेशन आपका हो गया, बोलूंगा ये कंसंट्रेशन हो गया ए का। ऑब्जर्व कर लीजिएगा, लगातार ए कम हो रहा है और लगातार जो बी है वो इंक्रीज कर रहा है। मुझे कहा रेट क्या होता है, तो मैंने कहा अगर आप रेट की बात करने लगे तो मैंने कहा अगर आप लिखते हैं यहां पर एवरेज रेट, तो एवरेज रेट का मतलब होगा, पहले तो मैं लगाऊंगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब केमिकल लगातार बढ़ रहा है। कौन सा केमिकल बढ़ रहा है, ए या बी? तो मैंने कहा बी, तो उन्होंने कहा इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा बी कंसंट्रेशन डिवाइड बाई डेल्टा टी कंसंट्रेशन। मैंने कहा बी क्या है, तो उन्होंने कहा चलेगा हम कंसंट्रेशन ही ले लेते हैं। अगर आपको कोई बोलता है कि मान लीजिएगा एक पर्टिकुलर पॉइंट ये है और एक पर्टिकुलर पॉइंट मान लीजिएगा ये है, यहां पर इस केमिकल की जो कंसंट्रेशन है, अगर मैं इसको मान लीजिएगा C2 बोल देता हूं, तो मैंने इसको बोला C2 एट टाइम आपका T2 और ये पर्टिकुलर टाइम T1 और ये कंसंट्रेशन आपका C1 हो गया। तो क्या बोलते हो, एवरेज रेट जो बी के इंक्रीज होने का है उसकी वैल्यू रहेगी, बोलूंगा C2 माइनस C1 कंसंट्रेशन फाइनल माइनस इनिशियल। क्या बोलते हो, सिमिलरली आप बोल सकते हैं T2 माइनस T1, ये आपका आ गया एवरेज बहुत लंबे टाइम इंटरवल के लिए। कोई कहने लगता है कि ये तो एवरेज जो निकाला है क्या हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं? मैं बोलूंगा नहीं, अब हम लोग यूज करते हैं ज्यादातर इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन छोटे छोटे इंटरवल को इंडिकेट करता है। हमने कहा इसी को अगर मैं चेंज करने लगूं और वर्ड यूज आ जाए आपका यहां पर, मान लीजिएगा इंस्टेंटेनियस रेट आ जाए, तो मैंने इंस्टेंटेनियस रेट लिखा यहां पर प्लस और कहा यहां पर dB कंसंट्रेशन डिवाइड बाई dt कंसंट्रेशन। आप चाहें तो आप यहां पर प्लस की जगह माइनस कर सकते हैं, लेकिन वो b ना हो के फिर वो a आ जाएगा, क्योंकि a लगातार कम हो रहा है। अगर आपने प्लस लगा दिया इसका मतलब केमिकल लगातार बढ़ रहा है, और अगर आपने नेगेटिव लगा दिया इसका मतलब केमिकल लगातार कम हो रहा है। हमने कहा इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं, तो उन्होंने कहा कुछ लोग अगर चाहते हैं इसको लिखना तो वो ये भी लिख सकते हैं। अगर मैं सेम कलर कोड की बात करने लगूं तो बोलेंगे लिमिट, और लिमिट का मतलब डेल्टा टेंस टू 0, फिर आप लिख सकते हैं डेल्टा बी डिवाइड बाई डेल्टा आपका टी। तो उन्होंने कहा इसकी क्यों बात करें, हम केवल इसी की बात कर लेंगे कि कभी भी आपसे इंस्टेंटेनियस रेट पूछा है तो सीधा बोलेंगे डी कंसंट्रेशन डिवाइड बाई डी टी। तो उन्होंने कहा इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बताएगा। तो मैंने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद क्या एक पर्टिकुलर आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी, चेक कीजिएगा। अगर ये पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है तो क्या आप इस पर्टिकुलर का, केवल मैं इतने पोर्शन की बात करनी है, ये आपको जबरदस्ती एक्सटेंड किया गया है जिससे आपको समझ में आ जाए। कभी कोई कहना जी टाइम तो नेगेटिव नहीं होता, वो पीछे तक कैसे जाएगा, मैं भी वो बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप इस लाइन की बात करते हैं तो क्या मैं बोल सकता हूं ये पर्टिकुलर C2 और ये C1, इसका मैं y कोऑर्डिनेट आएगा C2 माइनस C1 और ये बन जाएगा आपका T2 माइनस T1। और आपको कई बार बताया गया था कि आपका dy अपॉन dx या y अपॉन x आपका स्लोप देता है। इसका मतलब जो रेड लाइन बनी है ये पर्टिकुलर जो भी आपका स्लोप रहेगा वो आपका एवरेज रेट को डिफाइन करेगा। मैंने कहा ठीक है, ये मुझे क्लियर हो गया। किसने कहा जी मैंने एवरेज पूरा कर लिया,
एवरेज पर ही आप इंस्टेंटेनियस बता दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। अगर आप डायग्राम की बात करते हैं, मान लीजिएगा कोई स्टूडेंट पूछता है इस टाइम पर रेट कितना होगा, मैं बोलूंगा किसी भी टाइम पर अगर आपको रेट चाहिए तो मैंने कहा इस पर्टिकुलर पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, और जैसे ही आपने टेंजेंट ड्रॉ करी तो जो भी आपका स्लोप आएगा, क्या वो बोल सकता हूं कि जो पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस रेट आपका बनेगा वो बन जाएगा आपका dy अपॉन dx। चेक कीजिएगा, और dy अपॉन dx का मतलब हो गया dc अपॉन dt। हम लोग यही तो पढ़ते आए हैं कि गिवन टाइम में कितना आपका कंसंट्रेशन चेंज हो गया, उसी को आप बोलते हैं रेट। हमने कहा अगर मैं इस पर्टिकुलर टाइम पर ना लेके किसी और टाइम पर लेता हूं तो मैं बोलूंगा आप कोई भी टाइम लीजिएगा, जिस पॉइंट पर भी आपको रेट निकालना है वहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिएगा। उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही आपका रेट होगा, क्योंकि टेंजेंट का जो स्लोप होता था वो होता था dy अपॉन dx, और मैथमेटिक्स को साइड में रखते हुए केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बोलूंगा dc अपॉन dt। इसका मतलब स्लोप ही आपका रेट ऑफ रिएक्शन माना जाएगा। और कोई किसी एक स्टूडेंट को सेटिस्फाई करने के लिए कोई कहता जी यहां पर बताओ, तो मैं बोलूंगा अरे यहां पर कहीं पर भी बता दीजिएगा, यहां पर आपको बस टेंजेंट ड्रॉ करनी थी, और जो टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद आपका स्लोप बनेगा वो आप आराम से निकाल सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, ये तो मुझे समझ में आ गया कि एवरेज क्या है और इंस्टेंटेनियस रेट क्या है। मैंने कहा और क्या होता है, तो उन्होंने कहा और आपकी जो रेट्स होते हैं वो होता है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। लेकिन इन चीजों को कवर करने से पहले मैं एक बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं, क्योंकि हमें बेसिक पढ़ना जरूरी है। फॉर्मूला तो आपको बहुत सारी जगह मिल जाता है। हमने एक रिएक्शन बनाई और हमने कहा यहां पर आपका N2, ये आपका आया 3H2, कन्वर्ट हो गया आपका 2 टाइम्स ऑफ NH3। मैंने एक कंटेनर और बनाया आपको समझाने के लिए, और यहां पर आपके पास दो गैस बनी हुई थी। ये गैस थी आपके पास N2, और एक गैस आपने और बना दी, और ये गैस है, मान लीजिएगा ये गैस है आपकी H2। मैंने कहा H2 के नंबर ऑफ मोल ज्यादा थे तो मैंने इसको क्रॉस को ज्यादा कर दिया। क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने कहा t इक्वल टू 0 पर मान लीजिएगा ये 10 है और ये 30 है और ये आपका 0 है। क्या रिएक्शन आगे जाएगी? मैं बोलूंगा बिल्कुल आगे जाएगी। यहां पर अगर मैं मानता हूं कि t इक्वल टू 2 पर 10 मोल में से और 30 मोल में से मैं रिएक्शन आगे प्रोसीड कर रहा हूं, और प्रोसीड करते हुए यहां से आपके चलेगा 2, तो यहां से आपका जाने वाला हो जाएगा आपका 6, क्योंकि 1 मोल N2 को 3 मोल H2 कंबाइन करना पड़ेगा, तब जाके ही आपका NH3 बनेगा। तो क्या दोस्तों यहां पर आपका 4 आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने 2 मोल या 2 सेकंड आपका टाइम और स्पेंड किया, और यहां पर जो टाइम बना वो मान लीजिएगा आपका 4 सेकंड बना। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब आपका यहां पर 10 बना हुआ था तो पहले 2 जा चुके हैं, क्या सेम टाइम इंटरवल में 2 जाएगा या कम जाएगा? तो मैंने कहा इससे पूछते हैं। उसने कहा जैसे ही आपने t इक्वल टू 2 बोला तो कंटेनर के अंदर एक रिएक्शन और एक केमिकल और आ गया जिसका नाम था आपका NH3। मैंने नाम दे दिया इसको NH3। अब खुद सोच के बताएगा, क्या जो N2 और H2 कोलिजन कर रहे थे और कोलिजन करके NH3 प्रोड्यूस कर रहे थे, क्या कभी कभी ऐसा भी होगा कि कोलिजन के बीच में NH3 आ जाएगा? इसका मतलब कोलिजन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? मैं बोलूंगा पॉपुलेशन आपकी पहली बात तो कम हो रही है, ऊपर से बीच में NH3 आने लगे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी होगी कि N2 और H2 आपस में कोलिजन नहीं कर पाएंगे। कोलिजन नहीं होगा तो आपका NH3 भी क्रिएट नहीं हो पाएगा। दूसरा फैक्टर, N2 और H2 की पॉपुलेशन कम हो गई। पहले 10 थे, अब आपके 8 बच गए। नंबर कम हो गए तो कोलाइड करने की टेंडेंसी भी कम हो गई। इसका मतलब जैसे ही आप आगे जाएंगे अगले 2 सेकंड में, तो इफेक्टिवली कोलिजन कम होने से आपका आगे जाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। और कम होने का मतलब मैंने कहा यहां पर अब फाइनली आपका 1 मोल और आगे चले गए। इसका मतलब ओरिजिनली से आपका केवल और केवल 3 मोल ही आगे जा पाए हैं। क्या मैं बोल सकता हूं अगर यहां से 1 एडिशनल जाता है तो यहां से 3 जाएगा, और इसका जो आंसर लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 30 माइनस, क्या बोल सकता हूं यहां पर आपका 9 आएगा। मैंने कहा यहां पर कितना क्रिएट होगा? बोला जाएगा अगर आप इसे क्रिएट करना चाहते हैं तो कितना आएगा? बोलूंगा 6 आएगा। ये इतना तो क्लियर है
कि आपका जो टाइम इंटरवल अगर सेम रखा जाए 0 से 2, 2 से 4, तो जो केमिकल जाने वाला होता है वो कई बार आपका अलग अलग रेट दिखा सकता है। मैंने कहा अगर आप रेट दिखा सकते हैं तो हमने कहा बताएगा कैलकुलेशन कीजिएगा। मैंने कहा देखिएगा अगर आप इन दोनों की बात करते हैं तो क्या बोल सकता हूं, इसका जो रेट रहेगा N2 का वो बोलूंगा 10 से बाद में हो गया 8, इसका मतलब जाने वाला हुआ 2, तो बताएगा इसका एवरेज रेट कितना रहेगा, बोलूंगा 2 डिवाइड बाई 2। अगर आप बोलने लगते हैं कि यहां से यहां तक का एवरेज रेट बताएगा, बोलूंगा t इक्वल टू 4 पर 3 और t इक्वल टू 0 पर 10, इसका मतलब 4 सेकेंड में 3 जा चुका है, तो एवरेज रेट कितना रहेगा, बोलूंगा 3 डिवाइड बाई 4। इस टाइप से मैं अलग अलग टाइम इंटरवल का एवरेज रेट निकालता हूं। लेकिन केमिकल काइनेटिक्स में मना किया हुआ है कि नहीं, हमें निकालना है कौन सा रेट, हमने कहा इंस्टेंटेनियस रेट, जिसे हम बाद में जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर बात करेंगे। हमने कहा अगर यहां तक बात करने लगे तो एवरेज की बात अगर थोड़ी सी और करते हैं तो चलिएगा, मैं एवरेज लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। क्या बता सकते हैं इसका एवरेज रेट लिखा जाएगा क्या, 3 डिवाइड बाई 4, चेक कीजिएगा इस पर्टिकुलर रेड पेन से। इसका अगर देखा जाए तो लिखा जाएगा इसका 9 डिवाइड बाई 4, चेक कीजिएगा 9 चला गया और आपका टाइम इंटरवल 4 हुआ। क्या बोल सकता हूं इसको दोबारा से लिखा जाएगा 6 डिवाइड बाई 4। क्या मैं इसको फिर से अगर सही से लिखने लगूं तो लिखा जाएगा 3 बाई 4 और ये आएगा 3 बाई 4 इंटू 3 और ये आपका आएगा 3 बाई 4 और इंटू 2। ये जो पर्टिकुलर बना हुआ है 3 बाई 4, इसको हम नाम देंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस। बोल देता हूं दोबारा, इसको बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस, क्योंकि लगातार N2 आगे जा रहा है। क्या इसको भी बोल सकते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस, क्योंकि H2 भी लगातार आगे जा रहा है, ये केमिकल कम हो रहा है। क्या इसको नाम दे सकते हैं रेट ऑफ, क्या आएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस। क्या तीनों का रेट अलग अलग है या तीनों का रेट सेम है, बोलूंगा तीनों का रेट आपका अलग अलग आ रहा है। चेक कीजिएगा N2 का रेट ऑफ डिसअपियरेंस 3 बाई 4, H2 का रेट ऑफ डिसअपियरेंस बोलूंगा 3 इंटू 3 बाई 4 और रेट ऑफ अपीयरेंस NH3 का आया 2 टाइम्स ऑफ 3 बाई 4। क्या ऐसा लग रहा है कोई डेटा कॉमन आ रहा है, बार बार आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैंने कहा इतने सारे रेट कांस्टेंट को मैं डिफाइन करने में थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा हूं, मुझे कोई एक कांस्टेंट दीजिएगा जिसे मैं आपका रेट कांस्टेंट बोल दूं। मैंने कहा ठीक है। अब अगर आप बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की, तो उन्होंने कहा अगर आपको सबको डेटा सेम बनाना है तो जो भी केमिकल रिएक्शन में, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्री होता है उससे डिवाइड कर दो। मैंने कहा ठीक है, 3 बाई 4 को डिवाइड किया 1 से, क्या बोल सकता हूं आंसर 3 बाई 4 बन जाएगा। और ये अगर आपका 3 इंटू 3 बाई 4 बना हुआ था तो मैंने इसको भी 1 बाई 3 किया, और अगर ये आपका 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 बना हुआ था तो मैंने इसको भी डिवाइड कर दिया आपका 2 से। क्या चेक कीजिएगा सभी का डेटा सेम आ जाएगा, और सभी का डेटा कितना आएगा, बोलूंगा 3 बाई 4। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन सभी का सेम होता है, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपियरेंस अलग अलग होता है या हो सकता है, वो डिपेंड करता है उनके नंबर पर। तो हमने कहा हम पूरा चैप्टर जो चलेंगे केमिकल काइनेटिक्स में ज्यादातर जगह हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। तो उन्होंने कहा ये मुझे न्यूमेरिकल डेटा से अगर समझ में आ गया, अब मैं आता हूं जनरल रिएक्शन पर। और अगर जनरल रिएक्शन आपको कोई बोलता है कि आपके पास ए प्लस बी और बी कन्वर्ट हो रहा है आपका सी में और आपका डी में, तो बताएगा आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ केमिकल ए क्या रहेगा, डिसअपियरेंस, इसका मतलब टाइम के साथ केमिकल कम हुआ है, और कम का मतलब आप माइनस करेंगे। मैंने कहा हम लिखेंगे यहां पर डी कंसंट्रेशन डिवाइड बाई डी कंसंट्रेशन। क्या लिख सकता हूं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ केमिकल बी लिखा जाएगा माइनस dP अपॉन dt। सिमिलरली अगर मैं प्रोडक्ट साइड की बात करने लगूं तो लिखा जाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ केमिकल सी। अपीयरेंस इसका मतलब वो केमिकल लगातार बढ़ रहा है, और जैसे कोई केमिकल बढ़ेगा तो आप बोलेंगे प्लस, और मैं बोलूंगा इसको DC कंसंट्रेशन अपॉन dt, और रेट ऑफ अपीयरेंस आपका केमिकल D बन जाएगा प्लस dB अपॉन dt। मैंने कहा ये सब के सब अलग अलग आ सकते हैं।
मैंने कहा कोई ऐसा बताएगा कि पूरी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन आ जाए। मैंने कहा सभी को डिवाइड कर दो, और मैंने यहीं पर डिवाइड करते हुए बोला कि अगर आप लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन तो लिखा जाएगा आपका 1/a, या कहें यहां पर आपका आएगा माइनस, माइनस के बाद आपका आएगा -1/a, और ये बन जाएगा dA कंसंट्रेशन डिवाइड बाई dt कंसंट्रेशन, या मैं लिख सकता हूं यहां पर -1/b, और ये बन जाएगा dB कंसंट्रेशन अपॉन dt कंसंट्रेशन। बहुत बढ़िया, क्या बोल सकता हूं, इसके बाद आपका बनेगा +1/c, और ये बन जाएगा dC कंसंट्रेशन अपॉन dt, या बन जाएगा +1/d, और ये बन जाएगा dd अपॉन आपका dt। ये है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। कुछ भी लिखिएगा, सब कुछ रेट ऑफ रिएक्शन है, और ये सब सेम डेटा देंगे, चूंकि मैं यहां पर एग्जाम्पल लेके आपको समझा चुका हूं। बाद में हम लोग देखेंगे कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पर डिपेंड करता है, ए पर, बी पर, या किसी और चीज पर, या डिपेंड ही नहीं करता। इसी पर बेस हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और nth ऑर्डर। हम लोग बात करते हैं अब रेट इक्वेशन या रेट कांस्टेंट, कई बार इसको रेट लॉ भी बोल देते हैं। तो हमने कहा ये तीनों चीजें अगर आपको एक्सप्लेन की जाए तो आराम से देखते रहेगा। यहां से चैप्टर का मेन पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। हमने कहा मान लीजिएगा एक पर्टिकुलर इक्वेशन है ए प्लस आपका बनता है बी, और बी कन्वर्ट हो जाता है सी और आपका डी में। मैंने कहा ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसे लिखना होता है ये आपको जस्ट अभी बताया था। बात करने लगे जो रेट ऑफ रिएक्शन रहेगी, अगर मैं इस रेट ऑफ रिएक्शन को लिखता हूं तो मैंने ये देखा कि ये पर्टिकुलर केमिकल ए के एक्टिव मास पर और केमिकल बी के एक्टिव मास पर डिपेंड करती है। मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और कभी ए को डबल किया, रेट पर चेंज देखा, कभी ए को ट्रिपल किया, रेट पर चेंज देखा, और तब मैंने पता लगाया कि कई बार ए को डबल करने पर रेट डबल होता है, कई बार ए को ट्रिपल करने पर रेट ट्रिपल टाइम हो जाता है। कई बार ऐसा भी देखा कि ए को चेंज करने पर रेट में कोई चेंज नहीं हुआ। तो जितना भी है काम वो हमने एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें पता चला कि यहां पर आपका m आएगा और यहां पर आपका n आएगा, और m और n निकाले जाते हैं आपका एक्सपेरिमेंट से। ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग ये बोलेंगे कि जी m क्यों लिख दिया, a लिखना था। नहीं, वो जो a है वो आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, जो कि गिवन रिएक्शन के लिए है। केमिकल कैसे चेंज करेगा वो प्रैक्टिकल करके आपको बताना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, m और n की वैल्यू a और b हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, कोई जरूरी नहीं है। तो आपको m और n प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। हमने कहा ए क्या चीज है, कंसंट्रेशन। मैंने कहा हाँ, लिखना तो हमें चाहिए था एक्टिव मास, और एक्टिव मास कई बार कंसंट्रेशन के इक्वल होता है, तो मैंने सीधा आपको यहां पर कंसंट्रेशन लिख दिया। और अगर मैं इस रेट की बात करने लगूं, रेट ऑफ रिएक्शन की, तो मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पर मैं अगर के इंट्रोड्यूस करता हूं तो यहां पर बन जाएगा आपका ए रेज टू पावर, क्या बोल सकता हूं, यहां पर आएगा m, और यहां पर आपका आएगा b रेज टू पावर n। बहुत से लोगों को दिक्कत हो रही होगी, जैसे मैं अगली लाइन लिखी, ये m और n निकालते कैसे हैं, क्या याद रखेंगे, क्या याद नहीं रखेंगे। थोड़ा टाइम दीजिएगा, सब चीजें आएंगी और आप देखकर ही बता पाएंगे कि m की वैल्यू कितनी है और n की वैल्यू कितनी है। तो आगे से आगे टेंशन मत क्रिएट कीजिएगा। किसी ने कहा ठीक है, इस k को क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे k को रेट कांस्टेंट। k को क्या बोलेंगे, रेट कांस्टेंट। बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। तो हमने कहा अगर आप लिखते हैं यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू केमिकल ए, तो मैं क्या बोल सकता हूं, इसका ऑर्डर लिखा जाएगा आपका m, और अगर कोई बोलता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू केमिकल बी, तो आपका जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा यहां पर n। कोई अगर मुझे केवल और केवल पूछता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका बन जाएगा, दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा और आंसर आपका आएगा m प्लस n। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं बोलता हूं a रेज टू पावर 1 b रेज टू पावर 2, बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, बोलूंगा 1 + 2, देयरफॉर आंसर आएगा 3। जरूर से ज्यादा सिंपल आना है, बट 1 और 2 कैसे आना है ये प्रैक्टिकली आएगा, टेंशन नहीं लेनी हम लोग को। हमने कहा चलेगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती थी, तो हमने कहा रेट ऑफ रिएक्शन को मैं क्या लिख सकता हूं, अकॉर्डिंग टू
आपका रेट इक्वेशन से हमारा बनेगा यहाँ पर k, ये बनेगा a रेज टू पावर समथिंग और b रेज टू पावर समथिंग, और मैंने ये समथिंग समथिंग यहाँ पर कॉपी कर दिया। हमें कहा गया कि रेट भी बताएगा। क्या आप बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर का रेट क्या लिखा जाएगा? रेट की वैल्यू आपकी आनी चाहिए थी -1/a, थोड़ा सा याद आया, ये बन जाएगा dA/dt इक्वल टू बनेगा -1/b, ये बनेगा dB अपॉन आपका बन जाएगा dt इक्वल टू बनेगा 1/c, ये बनेगा dc कंसंट्रेशन अपॉन dt, और इसी को इक्वल अगर किया जाए तो बनेगा 1/d, और ये बन जाएगा 1/dd dd/dt। ये पहले बताया जा चुका है। जो केमिकल कम होंगे उनको आप नेगेटिव लगा दीजिएगा, जिन लोगों की कंसंट्रेशन लगातार बढ़ेगी उनके पहले आप पॉजिटिव लगा दीजिएगा। मैंने कहा ये जो k है ये क्या चीज है? बोलूंगा रेट कांस्टेंट। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ चुका है कि कितने कांस्टेंट होते हैं। मैंने कहा अगर मैं इसी को थोड़ा सा घुमाने लगूं, हल्का सा घुमाने लगूं, जिससे कि वो प्रॉब्लम जो आपको आने वाले टाइम में कवर करनी पड़ेगी वो यहीं पर कवर हो जाए। हमने कहा ऑब्जर्व कीजिएगा इस पर्टिकुलर इक्वेशन को और इसको। अगर आप इसे ऑब्जर्व करते हैं तो मैं क्या इसको लिख सकता हूं -dA/dt की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी a डॉट आपका बन जाएगा यहां पर k कंसंट्रेशन ऑफ a रेज टू पावर समथिंग और b रेज टू पावर समथिंग। वेरीफाई कीजिएगा क्या आपने यहां पर केवल अरेंजमेंट किया है। k कांस्टेंट है, a बाय डिफॉल्ट किसी गिवन रिएक्शन के लिए कांस्टेंट आएगा। इसका मतलब ये दोनों को अगर मैं कांस्टेंट मानने लगूं तो क्या बोल सकता हूं जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी आपका यहां पर k1, और ये इक्वेशन बनेगी आपका a इंटू बी, और दोनों का ऑर्डर जैसे प्रैक्टिकल किया था वैसे ही हमने किया, और यहां पर आपका बन गया -dA/dt। तो किसी ने पूछा ये k कौन सा है, तो मैं बोलूंगा जो ये k रहेगा ये रहेगा आपका रेट कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू बोलूंगा डिसअपीयरेंस ऑफ केमिकल ए। चेक कीजिएगा, इसका मतलब आपके टोटल इस पर्टिकुलर रिएक्शन में 5 कांस्टेंट बनेंगे। ये है रेट कांस्टेंट। जब आप a से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलेंगे रेट कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू डिसअपीयरेंस ऑफ a। जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे रेट कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू डिसअपीयरेंस ऑफ b। जब आपका c से मल्टीप्लाई करके आएंगे तो आप लिखेंगे k3 इक्वल टू रेट कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू अपीयरेंस ऑफ c। बाद में आप d भी कर सकते हैं। इसका मतलब अलग अलग कॉन्सेप्ट बनाए जा सकते हैं, बस हमें याद रखना है रेट लॉ में कि इधर वाला तो है रेट ऑफ रिएक्शन और इधर वाला है आपका प्रैक्टिकली जैसे ऑर्डर निकालते हैं। बाद में कितना भी गेम खेलते रहेगा इनके साथ वो आपका क्वेश्चन पर डिपेंड कर जाता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि हम लोग ऑर्डर निकालेंगे कैसे, और ये पर्टिकुलर ऑर्डर होता है वो कैसा होता है। मैं बोलूंगा वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, सब चीज प्रैक्टिकल करनी है। और इसकी और जो डिटेल स्टडी रहेगी वो पढ़ाई जाएगी जब आप पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। अभी के लिए तो हम ऑर्डर निकालने की ट्राई करते हैं। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, और ये फर्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। कई बार इसको हम लोग कवर करते हैं जब हम कवर करते हैं कि कौन कौन से मेथड हैं ऑर्डर निकालने के, जिसमें टोटल 5 मेथड आते हैं आपके, लेकिन उसमें से एक मेथड आपको पहले ही कवर किया है जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये ऑर्डर निकालते कैसे थे। हमने कहा क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमारे मन में एक ख्याल आया कि जब आप पर्टिकुलर इसका रेट लिख रहे हैं तो सीधा बोलेंगे कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो होगा आपका k इंटू NO रेज टू पावर, बोलूंगा 2 नहीं आएगा, मैं बोलूंगा m आएगा, और यहां पर कंसंट्रेशन H2 के बाद आपका N आएगा, और m और n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जो लिखा है वो भी हो सकती है कि m की वैल्यू 2 हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ और रैंडम नंबर निकल जाए। हम अब प्रैक्टिकल करेंगे। पहला जो मेथड रहेगा वो बिना पेन और पेपर के रहेगा। अब ऑब्जर्व कीजिएगा, जैसे आपको क्वेश्चन में मैंने मॉडिफाई किया, मैंने कहा इसको मैं अगर एक्सपेरिमेंट 1, इसको एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और इसको एक्सपेरिमेंट नंबर 3 मानता हूं तो बताएगा NO को सेम रखते हुए
क्या मैंने बोल दिया इसको हाफ कर दिया? हाफ करना दिक्कत होती है, मैं डबल कर देता हूं। अगर आप मेथड नंबर 1 की बात करने लगे, मेथड नंबर 1, तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 से 1 को कंपेयर कीजिएगा। अगर आप 2 को 1 को कंपेयर करते हैं तो बोलूंगा 2 से आपने 4 कर दिया, इसका मतलब H2 का केमिकल डबल कर दिया। जैसे ही आपने डबल किया तो क्या बोलता हूं, रेट भी आपका डबल हो गया। डबल करने से डबल तो बोलूंगा रेज टू पावर 1। डबल करने से 4 टाइम्स तो बोलता रेट नंबर 2 आएगा। डबल करने से ऑर्डर 8, इसका मतलब 2 रेज टू पावर 3, तो ऑर्डर कितना आएगा 3। इसमें जैसे ही आपने केमिकल को डबल किया आपका रेट डबल हो गया। इसमें 2 टाइम्स करने पर वो भी 2 टाइम्स हो रहा है, इसका मतलब ऑर्डर कितना आएगा, बोलूंगा ऑर्डर आपका, ध्यान रखते हुए कि हमने कहा n की वैल्यू आपकी 1 हो गई। जिन लोगों को दिक्कत है कोई बात नहीं, आपके लिए सब्जेक्टिव मेथड किया जाएगा, पर जब आप 5-6 क्वेश्चन करेंगे तो आप ये डेटा देख के ही बता सकते हैं कि उसका ऑर्डर 1 है, 0 है, 2 है, सब चीजें खुद हो जाएंगी आपकी। अब हमें बोला गया कि कुछ और भी काम कीजिएगा। मैंने कहा अगर मैं बात करने लगूं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3 की, 2 और 3 में चेक कीजिएगा क्या कोई डेटा आपका कॉमन आ रहा है। बोलूंगा इस पर्टिकुलर में H2 का डेटा कॉमन, इसको मैंने डबल कर दिया। जैसे ही आपने NO को डबल किया तो रेट डबल नहीं हुआ, रेट कितना टाइम्स हो गया, बोलूंगा उसको 2 टाइम्स करने पर ये 4 टाइम्स हो गया। इसका मतलब डबल करने पर 2 रेज टू पावर 2 टाइम्स, इसका ऑर्डर कितना होगा, बोलूंगा यहां पर पता चल चुका है, जो M आएगा वो आपका जाएगा 2। इसका मतलब यहां पर इनको ध्यान रखते हुए बोलेंगे ऑर्डर आपका बन जाएगा 1 + 2 = आ गया 3। कोई स्टूडेंट कहने लगे जी सब कुछ सही है लेकिन मुझे प्रैक्टिस भी नहीं करनी और मुझे स्कूल में लिख के आना है, मैं उनके स्कूल के लिए क्या मैं बोल सकता हूं किसी को भी आप R मान लीजिएगा। सबसे छोटा डेटा कितना है, मैं बोलूंगा अगर सबसे छोटा डेटा की बात करने लगे तो ये अगर R मानता हूं तो क्या इसे मैं 2R मान सकता हूं और इसे इसका 4R मान सकता हूं। मैंने कुछ R एक नंबर मान लिया, ठीक है। यहां तक मैंने बात कर रहा हूं NO की। NO को आपने यहां पर अगर आप इसे A मानते हैं और इसे भी A मानते हैं तो क्या ये आपका 2A माना जा सकता है। मैंने कहा ठीक है। दोबारा से एक बार और देखिएगा, अगर मैं इसे B मानता हूं, इसे B मानता हूं तो आप इसे 2B भी मान सकते हैं, ठीक है। वो अलग बात है आप इसे B माने तो आप इसे B/2 माने, जो मन करे वो मानेगा। मैं केवल वही मेथड कर रहा हूं जिससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। मुझे कहा गया कि सब्जेक्टिव में मेथड नंबर आपने कहा 2, तो मैंने कहा देखो रेट का फॉर्मूला होता था K × NO रेज टू पावर समथिंग H2 रेज टू पावर समथिंग। मैंने कहा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 निकालेगा, उन्होंने कहा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में 2R का मतलब रेट = 2R = आपका बनेगा K NO, NO का मतलब A रेज टू पावर बोलूंगा M और 2B रेज टू पावर बोला जाएगा N। चेक कीजिएगा, मैंने इसे कहा इक्वेशन नंबर 1। कुछ लोगों ने कहा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पर आ जाएगा, 1 हो चुका है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 रेट का मतलब हुआ बोला जाएगा R = K, बोलूंगा NO केमिकल कितना है, बोलूंगा NO केमिकल A रेज टू पावर N। आपका केमिकल नंबर सेकंड कौन सा है, बोलूंगा B रेज टू पावर आपका N, इक्वेशन नंबर 2। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 रेट जो बना हुआ है वो है आपका 4R। मैंने कहा ये आपका 4R ये बना के पहला केमिकल कितना कंसंट्रेशन रखता है, बोलूंगा 2A रेज टू पावर M और सेकंड केमिकल कितना है, बोलूंगा B रेज टू पावर N, इक्वेशन नंबर 3। आपने जैसे ही ए बी किया तो आपकी न्यूमेरिकली स्पीड बढ़ गई। तो कहीं पर भी आपने सिरदर्द नहीं लिया कि 1.53 कौन डिवाइड, अरे ए बी में लेके करो तुरंत स्पीड बढ़ जाएगी। मैंने कहा बताएगा इस पर्टिकुलर में मुझे कोई 2 इक्वेशन डिवाइड करनी है। मैंने कहा अगर आप बात करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 को डिवाइड करते हैं तो बताएगा 1 और 2 को डिवाइड करने पर क्या लिख सकता हूं, ये आपका बनेगा 2/1। चेक कर लो, R से R कैंसिल हो जाएगा, K से K कैंसिल होगा, A से A कैंसिल होगा और यहां पर बन जाएगा आपका 2 रेज टू पावर N। बताएगा N की वैल्यू कितनी आएगी, मैं बोलूंगा N की वैल्यू तो आपकी 1 आ जाएगी। अगर आप बात करने लगे
आप अगर 2 और 3 को डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं तो 2 और 3 को डिवाइड करते ही क्या बोल सकता हूं, ये बनेगा आपका 1/4, के से के कैंसिल, बी से बी कैंसिल और ए से ए कैंसिल होने के बाद आपका बनेगा 1/2 रेज़ टू पावर m। क्या बोल सकते हैं, m की वैल्यू आपकी आ चुकी है 2। क्या बोल सकता हूं, जो ऊपर आंसर निकाला था और जो नीचे आंसर निकाला था सेम ही तो आया। नीचे वाले मेथड में आपको पेन चलाना पड़ गया और जो नॉनसेंस बिल्कुल मेथड करें वो अपना यहां पर ए बी ना लिखें, वो लिखते रहिएगा 1.5 इंटू समथिंग समथिंग इक्वल टू करते रहिएगा जैसे आपका मन करे। पेज आपका है, एग्जाम में वो भी स्कूल के। हमने कहा कंपटीशन में तो यहां तक आ गए, लेकिन क्वेश्चन हमें पूछा था कि आपको रेट बताना है। कहने का रेट तब बताऊंगा जब पहले आप के बताओगे। क्या मैं बोलता हूं के कहीं से भी निकाल दो। मैंने कहा आप एक्सपेरिमेंट नंबर 1 को याद कीजिएगा। मैंने कहा अगर आप एक्सपेरिमेंट नंबर 1 को याद करते हैं तो अब मुझे पता है कि जो रेट की वैल्यू होगी वो होगी के इनटू आपका बन जाएगा NO रेज़ टू पावर m की वैल्यू आपकी आई थी 2 और H2 की वैल्यू आपकी आई थी 1। मैंने कहा अगर एक्सपेरिमेंट 1 दे रहे हैं तो रेट की वैल्यू आपको लिखी गई है, बोलूंगा कितना लिखा गया है 4.4 इंटू 10⁻⁻⁴ डेटा दिया हुआ है। के की वैल्यू मुझे निकालनी है, NO की वैल्यू मुझे दी गई है, बोलूंगा 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ और ये इसका स्क्वायर आने के बाद H2 की वैल्यू दी गई है आपको 4 इंटू 10⁻⁻³ रेज़ टू पावर 1। चेक कीजिएगा। चेक करने के बाद जब आपने इसको सॉल्व किया तो के की वैल्यू आई है 4.9 इंटू 10⁻⁻8। हम लोग अभी बात नहीं करेंगे कि के की यूनिट क्या रहेगी, वो बाद में अलग से पढ़ाया जाएगा। इसके बाद हमें पूछा गया रेट। क्या मैं बोलता हूं ये जो आपका बना हुआ ये एक कांस्टेंट है, क्योंकि आपने इसी को तो रेट कांस्टेंट बोला था। हमने कहा अब आप कहीं पर भी रेट निकाल लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, अगर आप रेट की बात करने लगे तो मैंने कहा रेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो उन्होंने कहा रेट का फॉर्मूला होता है 4.9 इंटू 10⁻⁻8 इस पर्टिकुलर के लिए, और बाद में आप लिखेंगे NO रेज़ टू पावर 2 और H2 रेज़ टू पावर 1। मैंने कहा डेटा बताइएगा, बोला जाएगा H2 का डेटा लिखेगा, NO का डेटा लिखेगा कि मैं पहले से निकाल चुका हूं। क्या इस टाइप से मैं यहां पर रेट का आंसर दे सकता हूं? तो जब पर्टिकुलर की क्वेश्चन आए, और यही क्वेश्चन कंपटीशन में सबसे ज्यादा आते हैं, ध्यान रखिएगा, एक टेबल दे देंगे, बोलेंगे बताओ रेट क्या है, तो आपको पेन नहीं चलाना, डेटा देखते रहेगा। नीचे आपको बहुत सारे 3 या 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, रेट निकालने के प्रैक्टिस करते रहिएगा।